दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, तब आपको इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस का पहले से ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पहले ले लेते हैं। तो पहला क्या है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म विच वाज पब्लिश इन 1711, इसे ध्यान में रखिए। और 1712 में उन्होंने लिखा था रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। और 14 में उसको रिवाइज करके उसमें उन्होंने बुक की संख्या बढ़ा दी थी। तो आगे बढ़ते हैं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में ही रहेंगे, आज हम बात करेंगे। इट इज़ अ डिडैक्टिक पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट में उन्होंने इस पोएम को लिखा था हम लोगों को टीच कराने के लिए, समझाने के लिए क्या चीज़ क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो इससे पहले जनरली हम लोग नहीं देख रहे थे कि कोई भी राइटर जो है वो क्रिटिसिज्म पे लिख रहा हो। ज़्यादातर कैसे कविता लिखी जाती है, किस तरह से नॉवेल्स नहीं ड्रामा को लिखा जाता है, इन सब चीज़ों पर क्रिटिसिज्म आ रहा था। मगर जैसे कि ड्रामेटिक पोएजी जो था उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि किस तरह से पोइट्री को लिखा जाए, मगर यहाँ बोल रहे कि किस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाए। ये मास्टरपीस है, एक मास्टरपीस ऑफ लिटरेरी थ्योरी दैट आउटलाइन हाउ क्रिटिक्स शुड इवेल्युएट लिटरेचर एंड हाउ पोएट शुड राइट इट। ठीक है, किस तरह से लिटरेचर को क्रिटिक्स इवेल्युएट करेंगे और किस तरह से पोएट लिखेंगे, ये भी इसमें शामिल है। और ये जो पोएम है, ये एक्चुअली एक पोएम है, ठीक है। उन्होंने क्रिटिसिज्म को पोएम के थ्रू लिखा। और एक चीज़ खास बता दूं कि ये जो वर्क है उन्होंने पहले इसको प्रोज में लिखा था, उसके बाद उन्होंने इसको पोएट्री में फॉर्म किया। मतलब उन्होंने पहले लिख लिया अपने तरीके से, फिर उसको पोएम में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इन तीनों पार्ट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि पार्ट 1 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, बट एक्चुअली ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने कुछ डिवीजन नहीं किया। पोएम 744 लाइन्स है पोएम के अंदर, बट ऐसा कोई अलग से सेक्शन उन्होंने विभाजित नहीं किया है। हम लोगों को समझ लेना पड़ता है कि यहाँ पे एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं और दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे करके 3 टॉपिक उन्होंने कवर किए थे। तो पहला पार्ट जो है उसमें क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है उसी को उन्होंने समझाया, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल क्या है, क्यों हम क्रिटिसिज्म करें। दूसरा पार्ट है कॉज ऑफ रॉन्ग जजमेंट या फिर फॉल्स ऑफ क्रिटिक्स, यानी कि रॉन्ग जजमेंट क्यों, क्योंकि लोगों के अंदर प्राइड होता है। जो लोग क्रिटिक्स होते हैं ना, वो लोग प्राइड करते हैं और सुपरफिशियल लर्निंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि फिल्मों में भी ऐसे कुछ फिल्में थी, हमारी बॉलीवुड में भी ऐसी कुछ फिल्में हैं जहाँ पे क्रिटिक्स की वजह से फिल्म फ्लॉप हो गया। कागज़ के फूल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। जिसने बनाया था उनका नाम मेरे को फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। ब्लैक एंड वाइट मूवी हुआ करती थी कागज़ के फूल, बट उस फिल्म को फ्लॉप करवाया क्रिटिक्स ने, अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स, ठीक है। उस टाइम के क्रिटिक्स ने इस फिल्म को फ्लॉप करवा दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये मूवी ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही विवादजनक चीज़ों को सामने ला रही है। ऐसे कह के लोगों के दिमाग में एक वहम तैयार कर दिया, लोगों ने उस फिल्म को देखा ही नहीं। मगर बाद में जब 10-20 साल बाद लोग उस फिल्म को देख रहे हैं तो पता चला कि नहीं, सच में वो बहुत अच्छा मूवी था, बट लोगों ने उस टाइम देखा नहीं था, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट है द कैरेक्टर ऑफ द ट्रू क्रिटिक। ट्रू क्रिटिक का चरित्र कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बेस मैंने समझा दिया। चलिए अभी आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप लोग इसी के साथ मतलब डेवलप कर पाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा बेस समझा दिया, अभी और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट पास करना है, ठीक है। तो आते क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप्स सजेस्ट दैट अ क्रिटिक शुड follow nature. What does he primarily mean by the term in the neoclassical context? तो सीधी सीधी बात है कि नेचर का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू दिस वर्क जो पोप ने लिखा है, और किस टर्म में, न्यू क्लासिकल टर्म में नेचर का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू पोप, ठीक है। ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ऑप्शन बी
the wild untamed beauty of the physical world. Option C, the universal unchanging laws of the universe and human experience. Option D, the spontaneous overflow of powerful feeling. तो ये भाई तो हो नहीं सकता। ये आपको याद होगा कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कथन है, उनका दिया हुआ एक फेज है जो बहुत ही फेमस है अबाउट मतलब उनका क्या धारणा है कविताओं के मामले में। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तब ये डी खारिज होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर सी, द यूनिवर्सल अनचेंजिंग लॉज ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेचर का मतलब यही है अकॉर्डिंग टू पोप इन न्यू क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि यूनिवर्सल है, नेचर मतलब यूनिवर्सल, अनचेंजिंग लॉ जिसका लॉ चेंज नहीं होता है, धरती का लॉ कभी भी चेंज नहीं होता है, घूमे जा रहा है तो घूमे ही जा रहा है सूरज के चारों तरफ, तो ये सब फिजिक्स नहीं बदलेंगे। ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इंसानी एक्सपीरियंस में भी कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अनचेंजिंग है सब, मतलब एक तो लॉ अनचेंजिंग है ऑफ यूनिवर्स और इसके अंतर्गत तो इंसान भी शामिल है, इसीलिए इसी को नेचर कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्या पूछा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कापलेट फ्रॉम द एसे वार्न अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज। ठीक है, तो इनमें से कौन से मतलब कपलेट यानी कौन से लाइन से हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनकम्प्लीट नॉलेज डेंजर होता है। ठीक है, तो चलिए आप इनको पढ़ लीजिए, मैं बस आंसर बताने वाला हूँ आपको। क्या है आंसर? क्या है? अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरेजियन स्प्रिंग। ठीक है, पायरेजियन है, ये मैंने गलत उच्चारण किया, ये है पायरेजियन स्प्रिंग। तो एक बार रिपीट करता हूँ, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरेजियन स्प्रिंग। ये उन्होंने कहा था अबाउट इनकम्प्लीट नॉलेज। ठीक है, क्या कहा है इसको याद कर लीजिए। आप अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं तो ऐसे वर्क में आप इन लाइंस को डाल सकते हैं, और इसलिए भी याद कीजिए क्योंकि ऐसे कोटेशंस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आ ही सकते हैं या किसी भी सेट के एग्ज़ाम में। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग। अब यहाँ पे पायरियन स्प्रिंग क्या चीज़ है? ठीक है, पायरियन कोई अकेले टर्म से हम समझ नहीं पाएंगे, इसको पूरा समझना होगा। पायरियन स्प्रिंग क्या होता है? एक ये माइथोलॉजी है, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया एक रिलेटेड चीज़ है जो लर्निंग और म्यूज़ के साथ कनेक्टेड है। तो मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आप समझिए। माइथोलॉजिकल फिगर ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू म्यूज़ एंड बिलीव्ड टू कन्फर डीप विजडम, creativity and scientific or artistic inspiration upon anyone who drank from it। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसका पानी जो पीता है ये एक क्या बोलते हैं, झरना जैसा है, फाउंटेन है, जहाँ का अगर किसी ने पानी पी लिया तो वो मतलब क्रिएटिव हो जाएगा, उसका विजडम बढ़ेगा, वो आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, यही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, नहीं 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? पोप आर्ग्यू दैट द रूल्स ऑफ राइटिंग डिस्कवर्ड बाय द एंशिएंट्स आर एक्चुअली। ये एक अधूरा सेंटेंस है, आपको इसे कंप्लीट करना है। पोप आर्ग्यू करते हैं कि जो रूल्स होते हैं ऑफ राइटिंग का जो रूल है वो डिस्कवर किया गया है एंशिएंट्स से, आर एक्चुअली वो क्या है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है इन्वेंशंस ऑफ द मिडिल एज, जो इन्वेंशन हुए हैं मिडिल एज में। ऑप्शन बी नेचर मेथोडाइज्ड। ऑप्शन सी आर्बिटरी restrictions means to stiff creativity. Option D outdated concept that modern writers should ignore। तो सही आंसर क्या है? आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचर मेथोडाइज। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे पोप कहना चाहते हैं, फेमसली उन्होंने लिखा भी है, those rules of old discovered not devised are nature still but natural
मेथोडाइज। तो यहाँ पे वही जो नेचर के बारे में कहा गया था, वहीं से मतलब नेचुरली जो चीज़ है उनको रिप्रेजेंट करना ही सही होता है कविताओं में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू पोप व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फॉल्स इलोक्वेंस इन पोएट्री। तो बोला जा रहा है कि फॉल्स इलोक्वेंस क्या है कविताओं में, प्राइमरी कॉज क्या है फॉल्स इलोक्वेंस का। इलोक्वेंस का अर्थ क्या है? इलोक्वेंस का अर्थ होता है कि जो एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली जो होता है, मतलब जिसके अंदर फ्लुएंसी है, जिसके अंदर उसे एलोक्वेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे फॉल्स बोला है, फॉल्स एलोक्वेंस बोला गया है, ठीक है। तो बोला है अकॉर्डिंग टू पोप व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फॉल्स एलोक्वेंस। फॉल्स एलोक्वेंस का कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास फोकसिंग ऑन कॉन्सीट एंड faulty language over substance. Option B, a lack of emotional intensity. Option C, the use of simple everyday language. Option D, following the rules of the ancients too strictly. तो इन सब का अर्थ क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फोकसिंग ऑन कॉन्सीट एंड फॉल्सी लैंग्वेज ओवर सब्सटेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना कॉन्सीट के ऊपर और भारी भरकम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, यही सबसे क्या होता है कि आप सही कवि नहीं बन पाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉज है कि पोइट्री सही से नहीं बन पाता है, ठीक है। और कॉन्सीट क्या होता है? कॉन्सीट आपको पता होगा कि जैसे कि अगर आपने मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ी है तो उसमें आप लोग देखते हैं कॉन्सीट होता है जो एक तरह का मेटाफर ही है, बस उसको बोला जाता है एक्सटेंडेड मेटाफॉर, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को बोलना, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्सटेंडेड मेटाफॉर का इस्तेमाल ही जो होता है वो होता है कॉन्सीट्स, ठीक है। कॉन्सीट्स होता है, एक्सटेंडेड मेटाफॉर का इस्तेमाल करना कॉन्सीट्स कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर अपने फ्ली जो कविता है वो पढ़ी है या फिर कंपास, ये सब मेटाफिजिकल पोएट्री है, इसमें अलग अलग तरीके का कंपैरिजन दिखाया जाता है। फ्ली में मच्छर के साथ, कौन प्यार को मच्छर के साथ कंपेयर करता है। हम लोग जनरली आज के दिनों में भी जो साधारण लोग जो लिटरेचर उतना पढ़ते नहीं है, वो कभी भी मच्छर के साथ अपने प्रेमिका या अपने प्रेम का एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, वो गुलाब से करेंगे, किसी खूबसूरत नज़ारे से करेंगे। ये लोग जो थे मेटाफिजिकल पोइट्स, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ज़्यादातर मेटाफिजिकल पोइट्री में इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे हैं कि यही चीज़ है कि फॉल्स एलोक्वेंस तभी होता है कि जब आप ज़बरदस्ती कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं और आप बहुत लैंग्वेज जानते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या पूछा गया है? 5 में पूछा जा रहा है पोप डिफाइन ट्रू विट। ट्रू विट को किस तरह से वो डिफाइन कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है द एबिलिटी टू मेक puns and clever jokes, what oft was thought but never so well expressed. Option C, purely original idea that have never been thought before. Option D, a specialized vocabulary and used by scholars. तो देखिए ये सब में आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट, जो आपने सोचा है बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, मगर आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में पढ़ना चाहूँगा, इसे आप समझिए। ग्रेट लिटरेचर शुड फोकस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ, थिंग्स दैट एवरीडे पीपल हैव ऑलरेडी फेल्ट, ऑब्जर्व्ड और थॉट अबाउट। मतलब ऐसे चीज़ों को लिखना चाहिए, इनका कहना था, जो साधारण हो, यूनिवर्सल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, लोगों को इन चीज़ों का, लोग इन चीज़ों को जानते हो, सच्चाई हो उसमें, ऐसे चीज़ों को लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोप इन दिस वर्क। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके लिखना चाहिए, वही एक्चुअली ट्रू विट होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? इन द एसे
पोप एम्फसाइज दैट द क्रिटिक शुड जज अ वर्क बाय, ठीक है, इस ऐसे में पोप एम्फसाइज कर रहे हैं दैट द क्रिटिक शुड जज, क्रिटिक को जज करना चाहिए अ वर्क बाय, किससे जज करे, वही ऑप्शन है आपका यहाँ पे, चारों ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन है हाउ मच इट चैलेंजेस एस्टैब्लिश्ड सोशल नॉर्म्स, ऑप्शन बी स्पेसिफिक आइसोलेटेड लाइन्स और टेक्निकल फ्लॉज, ऑप्शन सी द ऑथर्स पर्सनल लाइफ एंड रेप्यूटेशन, ऑप्शन डी द स्पिरिट एंड द होल ऑफ द पीस। तो सही आंसर कौन सा है, यही वाला है, ठीक है, द स्पिरिट एंड द होल ऑफ द पीस। इसका अर्थ क्या है, होलिस्टिक लर्निंग जो चीज़ है उसको समझना है, सब चीज़ों को लेके करना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज़ को लेके उसको फोकस किया जाए, तो इसीलिए यहाँ पे होल बोला गया है, ठीक है। यहाँ भी एक लाइन में पढ़ना चाहूँगा, ही कॉसेस क्रिटिक अगेंस्ट फोकसिंग ऑन माइनर फ्लॉज, मतलब छोटे मोटे फ्लॉज की तरफ आप मत देखिए, अर्जिंग देम इंस्टेंट टू एलिवेट द ओवरऑल इम्पैक्ट, उनके ओवरऑल इम्पैक्ट पे फोकस कीजिए, उनकी छोटी मोटी गलतियों पर नहीं, इंटेंट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। तो आप किसी भी पोएट को अगर पढ़ रहे हैं, उनके वर्क को अगर पढ़ रहे हैं, उनके वर्क में जो छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं, उनमें जो छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं इसको हमें इग्नोर करना चाहिए, और जो बड़ा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल चीज़ को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, विच एंशिएंट क्रिटिक डज पोप प्रेज एज द सुप्रीम मॉडल ऑफ अ क्रिटिक हु, उसके बाद कोटेशन है, इज हिमसेल्फ द ग्रेट सबलाइम ही ड्रॉज। देखिए सबलाइम शब्द आपका कीवर्ड यहाँ नज़र आ रहा है, और अगर आपने थोड़ा एंशिएंट वाला पढ़ाई कर लिया है, ग्रीक रोम, तो आपको पता होगा कि कौन है। तो फिर भी यहाँ क्या बोला गया है कि वो किनको प्रेस कर रहे हैं एज द सुप्रीम मॉडल, सुप्रीम मॉडल के तौर पे वो किनको प्रेस कर रहे हैं एज ऑफ अ क्रिटिक, और ये कोटेशन भी है, इज हिमसेल्फ द ग्रेट सबलाइम ही ड्रॉज। वो कौन है, एरिस्टोटल है, लॉन्जाइनस है, क्वांटिलियन है, या फिर होरेस। तो सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है दोस्तों लॉन्जाइनस, क्योंकि सबलाइम, ऑन द सबलाइम उन्हीं ने लिखा था, ठीक है। ये पार्ट 3 में आता है, इस कविता के पार्ट 3 में वो कह रहे हैं, लॉन्जाइनस डज नॉट जस्ट ले डाउन एब्स्ट्रैक्ट ड्राई लॉ अबाउट ग्रैंडियोर, ही इलस्ट्रेट देम थ्रू हिज ओन ब्यूटीफुल एलिवेटेड प्रोज। वो उन्होंने ऐसे ही नहीं किसी चीज़ का लॉ बना दिया, कानून बना दिया, और एक ड्राई लॉ जैसा जिसका कोई मतलब नहीं होता है, सूख चुका है, जिसका यूज़ अभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। लॉन्जाइनस ने जो बनाया था वो एकदम परफेक्ट लॉ है, जो वो कह रहे थे वो परफेक्शन के साथ कह रहे थे। तो बाकी यहाँ पे जो राइटर है एरिस्टोटल को तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, उसके बाद होरेस को भी जानते होंगे, क्वांटिलियंस को शायद मुझे बताना चाहिए, ये एक रोमन रेथोरिशियन है, एजुकेटर है, लिटरेरी क्रिटिक्स फ्रॉम नॉर्दर्न स्पेन से है, ठीक है। हालांकि उनको रोमन कैटेगरी में रखा जाता है, और साथ में ये क्या है, स्पेनिश है, ठीक है, स्पेनिश है। इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, क्वांटिलियन ने, उनका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ इंस्टीट्यूटो ओराटोरिया, ठीक है, ये उनके वर्क का नाम है। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो द एजुकेशन ऑफ द ओरेटर, ये उन्होंने 95 CE में कंपोज किया था, वर्क को अपना कंप्लीट किया था, ठीक है। क्वांटिलियन के बारे में यहाँ से हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द वर्ड्स फॉर्म यूज बाय पोप इन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उन्होंने कौन सा यूज किया था, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, या स्पेंसेरियन स्टैंजा। तो सही जवाब क्या है, बहुत ही आसान है, उन्होंने हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया था, तो दिस इज द राइट आंसर। हीरोइक कपलेट क्या होता है, ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल होता है
और इसमें क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर अगर है तो पहले आपका आता है अगर हम सी लेवल की बात करें कितने फुट, 5 फीट होते हैं यहाँ पे, 5 फीट होते हैं। उसके बाद 5 फीट के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस की अगर बात करें तो पहला आपका आएगा अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस आता है। तो इसके साथ साथ और भी कुछ जो है, जैसे कि ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या अंतर है। ब्लैंक वर्स वो वर्स होता है जिसमें आपका मीटर तो होगा, मतलब इसमें आपको जनरली जैसे आयम्बिक पेंटामीटर मिला, ठीक है, बट कोई राइम नहीं होने वाला है, ठीक है, नो राइम, ठीक है, राइम नहीं रहेगा, राइम नहीं रहेगा, बट आपका मीटर रहेगा, ठीक है, पेंटामीटर हो, टेट्रामीटर हो, कुछ भी मीटर हो सकता है, बट राइम नहीं होने वाला है ब्लैंक वर्स में। मगर जैसे ही आप फ्री वर्स में आते हैं इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना ही मीटर होगा ना ही राइम होगा, कुछ नहीं होगा, उसे फ्री वर्स कहा जाता है। और स्पेंसरियन स्टैंजा, स्पेंसर के टाइम पे जो स्टैंजा का इस्तेमाल वो कर रहे थे उसी को स्पेंसरियन स्टैंजा कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ स्ट्रेस अनस्ट्रेस के मामले में, जैसे कि कितने तरह के होते हैं, जनरली 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आयम्बिक है, ट्रोकेइक है, एनापेस्टिक है, डेक्टेलिक है। उसमें क्या क्या स्ट्रेस अनस्ट्रेस होते हैं वो अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, मेरे चैनल पे जाइए और देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है पोप यूजेस द मेटाफर ऑफ आल्प्स ऑन आल्प्स अराइज। ये क्या चीज़ है, आल्प्स ऑन आल्प्स अराइज टू डिस्क्राइब। उन्होंने इस चीज़ को क्यों लिखा, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इससे आप क्या समझ रहे हैं। आल्प्स ऑन आल्प्स अराइज, अ डिफिकल्टी ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप। ऑप्शन बी, the hierarchy of the Catholic Church. Option C, the endless labor of scholar and student. Option D, the historical progression of literary movement. तो सही आंसर क्या है, तो देखिए अल्प्स का अर्थ क्या होता है, अल्प भाई पहाड़ी है, ठीक है, माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। और बोला जा रहा है आल्प्स ऑन आल्प, मतलब एक के बाद आप एक आल्प्स पार करे जा रहे हैं, ठीक है। ये कब होता है, ये तभी होता है जैसे कि आप अपने जीवन को लेके ही समझिए कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की या आपने स्कूल लेवल अपने ख़त्म किया, आपको लगा कि चलो हो गया, नहीं, फिर आपने देखा कि ग्रेजुएशन आ चुका है तो उससे भी बड़ा है पढ़ाई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मास्टर्स आ गया, और भी ऊंचा पहाड़, फिर से एक और पहाड़ पार करना है, ठीक है। आपकी उम्र के तौर पे आप हर बार कठिन से कठिन पहाड़ों को पार कर रहे हैं, और ये आपके सामने अब सबसे बड़ा पहाड़ है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको अभी पार करना है। फिर आप क्या सोचेंगे, इसके बाद क्या है, लड़ाई खत्म है, नहीं, इसके बाद आपको पीएचडी करना है, उसके बाद आपको इंतज़ार करना है कि सरकार कब वैकेंसी निकाले, फिर आप उसके लिए ट्राई करेंगे। भाई जिंदगी ख़त्म नहीं, अगर प्रोफेसर बन भी जाते हो तब भी ख़त्म नहीं। तो कुछ हद तक ऐसा ही उन्होंने कहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द एंडलेस लेबर ऑफ द स्कॉलर एंड स्टूडेंट को ही मेंशन कर रहा है, आल्प्स ऑन आल्प्स अराइज, ठीक है। आप भी जैसे पहाड़ पे पहाड़ चढ़े जा रहे हैं और मैं भी चढ़े जा रहा हूँ, सक्सेस का कोई एंड नहीं होता। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी वाइस। वाइस मतलब क्या होता है, वाइस मतलब कोई भी चीज़ जो बैड हैबिट हो आपका, विकेट बिहेवियर हो, उसे कहा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी वाइस पोप एट्रीब्यूट टू बैड क्रिटिक इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एसे। तो क्या गलत बात कही थी कि अगर आप एक क्रिटिक हैं तो कैसा आपको नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, एनवी, प्राइड या लेजीनेस। तो इसका सही जवाब है प्राइड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। गर्व अगर होगा तो आप गलत जजमेंट करेंगे, आप क्रिटिक नहीं बन सकते, सही क्रिटिक तो नहीं बन सकते। बायस क्रिटिक, जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा बायसनेस देखने को मिलता है। लोग किसी के भी बातों में भड़क जाते हैं और वो एक तरफा हमेशा रहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के मामले में भी सही ऐसा ही देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, ठीक है। 11, क्वेश्चन नंबर 11, in the context of part 2 pope discusses the
Ideal critic, which relationship does he claim is most essential for a critic to process regarding wit and judgment? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें पूछा जा रहा है पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट पे पोप ने डिस्कस किया था आइडियल क्रिटिक को, ठीक है, आइडियल क्रिटिक, विच रिलेशनशिप डज ही क्लेम द मोस्ट एसेंशियल फॉर क्रिटिक टू प्रोसेस रिगार्डिंग विट एंड जजमेंट। तो विट एंड जजमेंट को समझने के लिए क्या एसेंशियल है एक क्रिटिक के अंदर। ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन है, विट शुड ऑलवेज रिमेन सबसर्विएंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का भक्त हो जाना, ओबीडियंट हो जाना, सबसर्विएंट टू द सोशल स्टेटस ऑफ द पोएट। ऑप्शन बी, जजमेंट शुड एक्ट एज अ हस्बैंड टू द वाइफ ऑफ द विट, ठीक है। ऑप्शन सी, जजमेंट इज अननेसेसरी इफ द विट इज सफिशिएंटली डिवाइन। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जजमेंट शुड एक्ट एज हस्बैंड, ठीक है। जजमेंट जो है हस्बैंड से की तरह एक्ट करेगा टू द वाइफ ऑफ विट, ठीक है, विट के वाइफ के साथ, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये उनका यूज़ किया टर्म है, उन्होंने जजमेंट को हस्बैंड कहा, ठीक है, उसकी तरह, और वाइफ जो है वो विट है, ऐसे उन्होंने कहा था, इसीलिए वाइफ के साथ डब्लू है और जजमेंट हस्बैंड, ठीक है, कुछ कुछ मैच तो कर रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये याद करने वाली चीज़ है, और हाँ समझने की भी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैंने 3 ऑप्शन ही दिए हैं, लेंदी हो जा रहा था वीडियो, इसीलिए पोप रेफरेंसेस द सैक्रेड नाइन एंड पायरियन स्प्रिंग। पायरियन स्प्रिंग के बारे में पहले भी हमने क्वेश्चन कवर अप कर लिया है ऑलरेडी, तो हम लोग जानते हैं कि पायरियन स्प्रिंग क्या होता है। Sacred Nine and Pyrenean Spring, to which mythological tradition is he appealing to establish the authority of the poet? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें देखिए आंसर हमको मिल चुका है ऑलरेडी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। क्लासिकल ग्रीक माइथोलॉजी एंड द म्यूजेस। बी ऑप्शन, इजिप्शियन माइथोलॉजी एंड द नाइल। ऑप्शन बी, बिब्लिकल रेफरेंसेस टू द गार्डन ऑफ ईडन। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, नाइल और इजिप्ट है ही नहीं, तो एक ही बच रहा है, ठीक है, क्लासिकल ग्रीक माइथोलॉजी एंड म्यूजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी 3 ऑप्शन है। इन पार्ट 3 पोप ट्रेसेस द डिक्लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म। वो डिक्लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म को ट्रेस कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म का डिक्लाइन हो रहा है। विच हिस्टोरिकल इवेंट डज ही आइडेंटिफाई। उन्होंने कौन से हिस्टोरिकल इवेंट को आइडेंटिफाई किया था एज अ पीरियड व्हेन द मॉन्क फिनिश्ड व्हाट द गॉड्स बिगन, ठीक है। ये एक कोटेशन है। ऑप्शन है आपके पास द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, उसके बाद है द मिडिल एज या फिर डार्क एज। ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट है 1789, ठीक है, और ये कब लिखा गया? 1711 में लिखा गया है, कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं रेस्टोरेशन में। रेस्टोरेशन भी हो सकता था, हालांकि रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की कब हो रहा है? 1660 में हो रहा है, बट सही जवाब जो है ना डार्क एज है। डार्क एज, डार्क एज वो पीरियड था जिस टाइम वो कह रहे हैं कि पोप व्यू द मेडिएवल पीरियड एज द टाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। वहाँ स्टैग्नेशन हो चुका था, सब मतलब जम चुका था, कुछ हिलने डुलने की बात नहीं हो रही थी, ठहरा हुआ पानी होता है स्टैग्नेंट वाटर, तो स्टैग्नेशन हो गया था। वेयर द लाइट ऑफ क्लासिकल लर्निंग वाज एक्सटिंग्विश। क्लासिकल लर्निंग पूरे तरीके से ही ब्रॉट टू एन एंड आ चुका था, ठीक है, उसे एंड कर दिया गया था, वो था मिडिल एज। इसीलिए उन्होंने यहाँ बोला है कि इस पीरियड कौन से हिस्टोरिकल इवेंट को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज द पीरियड व्हेन द मॉन्क फिनिश्ड व्हाट द गॉथ्स बिगन, ठीक है। सन्यासियों का खत्म हो रहा है, गॉथ्स का चालू हो रहा है। गॉथ्स एक्चुअली एक ट्राइब है, बाद में जाके यहीं से गॉथिक नॉवल भी आ रहा है, डरावना,
वो लोग बहुत डरावने ट्राइब हुआ करते थे, बहुत मार काट करते थे, ठीक है, और गॉड्स का बिगिनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पोप मेंशन डेनिस डेनिस इन द एसे, ठीक है, सम हैव एट फर्स्ट फॉर विट्स देन पोएट्स पास्ट, हु वाज जॉन डेनिस इन रिलेशन टू पोप। ये जॉन डेनिस है कौन, ठीक है, सीधी सीधी बात यही है कि कौन है ये बंदा जॉन डेनिस। ऑप्शन है आपके पास 3 ऑप्शन फिर से। अ स्यूडोनिम पोप यूज्ड फॉर हिज अर्ली ट्रांसलेशंस ऑफ होमर। स्यूडोनिम मतलब जो आप नाम बदल के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप राइटर ऐसा देखें तो जैसे स्यूडोनिम इस्तेमाल किया था आपका जॉर्ज एलियट ने इस्तेमाल किया था, जिनका असली नाम नहीं था जॉर्ज एलियट, उनका नाम था मैरी एन इवांस। उन्होंने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि पुरुषतांत्रिक समाज में महिला अगर लिखे तो उसे कोई खरीदेगी नहीं, उनके किताबों का ऐसा समाज बन गया था। हालांकि आज भी कुछ हद तक ऐसा ही है, हम भी कुछ ऐसी सिनेमाज को देखने जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े हीरो हैं, छोटे मोटे एक्टर्स के हम लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। छोटे मोटे एक्टर को हम लोग बस वही ज़्यादा से ज़्यादा नेटफ्लिक्स हो गया कहीं से डाउनलोड करके फिल्में देख लेते हैं, अच्छी फिल्में होंगी तो भी हम नहीं देखते हैं। तो उसी तरह स्यूडोनिम का इस्तेमाल करते थे क्या होमर की मतलब होमर का जब ट्रांसलेशन वो कर रहे थे, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं कर रहे थे स्यूडोनिम इस्तेमाल। बताइए बॉस, BOZ बॉस किसका है नाम, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको कमेंट में ये आंसर चाहता हूँ आपका। ऑप्शन बी है पोप्स मेंटर हु वाज टॉट हिम द रूल ऑफ प्रोसोडी। क्या जॉन डेनिस पोप के मेंटर है? नहीं है भाई, नहीं है। तो बच क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी, अ राइवल क्रिटिक नोन फॉर हिज इल टेम्पर एंड अटैक्स ऑन पोप्स वर्क। ये एक उनके राइवल हुआ करते थे, उनके वर्क पर अटैक करते थे, बड़े ही इल टेम्पर के व्यक्ति थे, गुस्सैल व्यक्ति थे, उल्टा सीधा बोलते थे क्योंकि उनकी हाइट शॉर्ट थी, उनके पीठ में हम्प बैक था, मतलब कूंज था उनके पीठ पर, और ठीक ठाक चल फिर नहीं पाते थे, बीमार रहते थे, तो उनका मजाक उड़ाते थे। कौन? जॉन डेनिस। और हाँ, मेंटर की अगर बात करें तो मेंटर कौन है? मेंटर का नाम है विलियम वॉल्स, ठीक है। वो उनको कहते थे कॉलिंग हिम द लास्ट ग्रेट क्रिटिक ऑफ हिज एज, ठीक है, अपने एज का वो लास्ट क्रिटिक कहते थे, मतलब अलेक्जेंडर पोप के टाइम को ही वो पकड़ के बोले थे कि मैंने तो आज तक इनसे ज़्यादा बढ़िया क्रिटिक नहीं देखा है, उन्होंने ये मेंशन किया था। और इसी वर्क में ही किया था, इसी वर्क में, एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, इसी वर्क में ही उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए क्या खास है देखते हैं। When Pope writes, a perfect judge will read each work of which with the same spirit that its author writ. He is advocating for which critical principle? तो ये जो कथन उन्होंने कही है, इससे वो क्या कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करें, यही पूछा गया है। He is advocating, क्या एडवोकेट कर रहे हैं? तो ऑप्शन आपके पास है empathetic and intentionalist criticism, option B biographical criticism, option C structuralist criticism। भाई कहाँ से आ गया structuralist? यहाँ पे नहीं हो सकता है। biographical हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई, यहाँ पे criticism का बात तो आ ही रहा है, और यहाँ पे intentionalist और एम्पैथेटिक क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। तो सही आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए। कितनों ने सही जवाब दिया है और कितना आपका अंदाज़ा सही लगा है वो भी आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, पैथेटिक और इंटेंशनलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, यहाँ एक लाइन पढ़ता हूँ। अ मेथड वेयर अ क्रिटिक इवैल्यूएट्स लिटरेचर बाय अलाइंड their mind with the author's original purpose and emotional state। ये उन्होंने बात कही है, ठीक है। इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने आज का सेशन ख़त्म किया। इंतज़ार कीजिए, अगले सेशन को जल्द ही लेके आएंगे। मैं क्योंकि ये पूरा काम मुझे अकेला करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूँ,
हो नहीं पाता, इसीलिए रेगुलर मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक दिन बाद लेके आऊँ। और आप लोगों से भी उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो को थोड़ा पुश करें, यानी लाइक दे दे, और कमेंट करेंगे तो पुश हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अगर हो सके तो। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लग रहा हो मेरा ये तरीका पढ़ाने का, क्योंकि मेरे पास भाई डिजिटल स्क्रीन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, गरीब आदमी हूँ, ठीक है। एक फ़ोन है और कॉपी पेन पेंसिल है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्चा करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए, हम तो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो जो भी हो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।